पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है, जहां वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर लंबी चौड़ी सियासी और फौजदारी चार्जशीट आयद की है। उनका गिला है कि हुकूमत जब भी कोई कानूनी कार्रवाई का इरादा करती है तो अदलिया की जानिब से इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ मिल जाता है। पार्लियामेंट में इस वक्त इमरान खान के केसेस और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से अदलिया के फैसले जेर बहस हैं। लग रहा है कि अदलिया और मुकन्नना आमने सामने आ चुकी हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने आज एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि इलेक्शन कमीशन को हम तहफ़्फ़ुज़ फराम करेंगे, मगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती हुई तो मुदाखलत करेंगे। देखना है कि इन अहम इशूज़ पर इदारों की सोच में पाए जाने वाला ये फ़र्क क्या रुख इख्तियार करेगा। इस दौरान इमरान खान ने मुबैना तौर पर अपने कत्ल के एक और मंसूबे का इंकशाफ किया है। उनका क्या कहना था, सुनिए। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है और इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई है। वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे, इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, उसके बाद वहां से अटैक आना है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे और फिर मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये तो मुल्क के अंदरूनी हालात हैं, मगर अब अमेरिका से भी दिलचस्प मगर मानी खेज आवाज़ें उठ रही हैं इन पर। और दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आज जो खान साहब ने अपने ऊपर कत्ल के मनसूबाबंदी का जिक्र किया है, ये कोई चौथा या 5वां मनसूबा है जिसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने लगाया है? क्या खदशात की बुनियाद पर, मालूमात की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं? और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास है जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है कि वो 4-5 दफ़ा कह चुके हैं कि मुझे कत्ल करने की तैयारी हो रही है और वो वाक़यात भी बताते हैं, तो क्या किसी रेलेवेंट फोरम पे इसको पेश किया जाना है? देखिए आदिल, जो पिछली दफ़ा जो प्रॉब्लम हुआ था जब F8 कचहरी नहीं गए थे खान साहब, उसके बाद हमने जो आईजी इस्लामाबाद है उसको ये बाकायदा इंफॉर्मेशन शेयर की थी, कहाँ से आ रही है, कैसे हो रहा है। और उसके बाद जो खान साहब ने ये जो मंसूबा आज का दिया है, इसकी भी इंफॉर्मेशन जो है मुझे नहीं पता उनके क्या सोर्सेज हैं या उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर ये बात कही है, बट आई कैन टेल यू कि जो मंसूबा जिस तरीके से बना, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो हमारे सामने होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी इमरान खान के, चाहे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आप वीडियोस उठा के देखें, चाहे जमान पाक के ऊपर आप वीडियोस उठा के देखें, पूरी कोशिश ये लग रही है कि हालात ख़राब किए जाएं और उसमें एक क्योस क्रिएट हो जिसमें कहें कि जी वो बस इत्तफाकन हो गया। जिस तरह पहले मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जो इमरान खान के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी वजीराबाद में, इमरान खान ने उस अटेम्प्ट के बारे में अपने 3 जलसों में पहले बड़ी तफसील से बताया था कि कैसे उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होगी और उसको एक मजहबी रंग दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब बेनज़ीर भुट्टो जब आ रही थी, उन्होंने बार बार ये कहा था कि मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होगी और उसको उस तरह से नहीं लिया गया सीरियसली। इमरान खान के ऊपर जो असैसिनेशन पहले अटेम्प्ट हुई उसके ऊपर उनको सीरियस नहीं लिया गया, FIR तक उनकी दर्ज नहीं हुई। उसके बाद JIT बनी, JIT ने जो तफ्तीश की वो तफ्तीश ही गायब हो गई है, उसकी रिपोर्ट ही मौजूद नहीं है। जो फोरेंसिक कराया गया उसकी रिपोर्ट मौजूद नहीं है। सो जो तमाम हालात और वाक़यात हैं वो इमरान खान के जो आज गुफ्तगू उन्होंने की है उसको सपोर्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो बहुत ज़्यादा उनके जो प्लॉट उन्होंने बताया है उस तरफ इंडिकेट करती है। अच्छा फवाद साहब, आप तो बड़े क्लोज हैं खान साहब से, लेकिन आपने तो पूछा होगा कि जो खान साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी तशवीशनाक बात है और वो पूरा डिज़ाइन भी बता रहे हैं कि किस तरह जो है वो कत्ल की मनसूबाबंदी की जा रही है, आपने खुद तो पूछा होगा, आपकी बात तो हुई होगी, उस पर क्या कहना था उनका कि मेरे पास एविडेंसेस हैं और मैं किसी फोरम पे भी बात करूंगा? आदिल, मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया है कि जो पहला हमला हुआ था, आप मुझे बताइए क्या उसकी जो प्रेडिक्शन थी
क्या खान साहब ने पहले नहीं की थी? क्या जिस तरीके से वो हमला हुआ, क्या वो खान साहब ने पहले नहीं बताया था? आंसर इज यस। जिस तरह उन्होंने जो कहा था एग्जैक्टली वही हुआ। तो अब आप ट्रस्ट इस बात पर कर रहे हैं कि माजी चूंकि इसमें एक वाकया हो चुका है उनके कहने के बाद, तो इसलिए कोई गुंजाइश ही नहीं है कि पूछा जाए कि इस बात का कोई सॉलिड एविडेंस है कि नहीं है। फवाद साहब, अब जो आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ है इसमें 2014 की तरह अब हमें फिर एक डिज़ाइन दिख रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ, पीटीआई उस वक्त अपोजिशन में होकर एक तरफ थी, और 2014 का जो धरना था जब पार्लियामेंट के सेशन शुरू हुए और वहाँ से तकरीरें हुई और आप लोग डी चौक पे तकरीरें करते थे, तो उसका नतीजा ये निकला कि आप लोग आइसोलेशन में चले गए और पार्लियामेंट में तमाम जमातें एक तरफ गई। सो अगेन अब जो सेशन स्टार्ट हुआ है और जो वहाँ गुफ्तगू हो रही है, इदारों पे हमलों की बात, जत्थों की बात, इंतशार फैलाने की बात, तो ये क्या आपको नहीं लगता कि ये अलायंस दोबारा पुश बैक करेगा आपकी इस मूवमेंट को जो आप कर रहे हैं? मेरे ख्याल में तो आपका तजिया बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं, ये तमाम इलाकाई जमातें हैं जिन्होंने एक साथ अलायंस किया है, और एक वाहिद कौमी पार्टी है जो दूसरी तरफ खड़ी है। लेकिन आज के इजलास में जो तकारीर हुई हैं या जो राना सनाउल्लाह ने बात की है, हम तो समझ रहे थे कि हम एजेंडा नंबर 1 होंगे और एक ऑल फॉल किस्म की करारदाद जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ पास होगी और बात होगी। लेकिन अभी तक तो जो है वो तो सारा जुडिशरी के खिलाफ है। अभी तक तो जो तमाम तकारीर हुई हैं या जो राना सनाउल्लाह ने जो बातें की हैं स्पेशली, वो तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, सीनियर जजेस को, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को टारगेट करके की हैं। और यूं लगता है कि हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत है वो जुडिशरी के खिलाफ एक बड़ा महाज खोल के बैठ गई है, और हम तो इसमें एजेंडा नंबर 2 है। और इस वक्त जहां तक आपकी बात है कि सारी अपोजिशन पार्टीज, ये सारी गवर्नमेंट पार्टीज, ये तो हुकूमत खुद ही एक अदलिया के एक फैसले के नतीजे में आज बरसरा इक़्तिदार है, और अपने जिसकी वजह से ये हुकूमत कायम है, आज ये उसी के खिलाफ एक महाज बना के कर बैठे हैं। ठीक है, लेकिन तो मेरा जो बेसिकली मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैंने अपना तज्जिया पेश नहीं किया। मैंने कहा है कि मेरा ये आपके सामने जब सवाल रखा है कि एक तरफ तमाम पार्टीज एक तरफ हो चुकी है, ठीक है कि पीटीआई एक पावरफुल फोर्स है इस वक्त, लेकिन वो तमाम जमातें एक तरफ होकर जो है वो ये मैसेज दे रही हैं कि सिर्फ एक पार्टी है जो मुल्क में इंतशार चाहती है और हम तमाम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस चाहते हैं। मैंने सवाल आपके सामने रखा है, तज्जिया नहीं दिया। दूसरी चीज ये थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सवाल जो है ना वो मेरा ख्याल है सही फ्रेम नहीं किया आपने। उसकी वजह ये है कि एक ही पार्टी है जो इस मुल्क में प्रोसेस चाहती है, और वो जमहूरियत के ऊपर और अवाम के पास लेके जाना चाहती है, इलेक्टोरल प्रोसेस चाहती है। ये जो तमाम चूचू का मुरब्बा है, ये जो जिसको आपने सारी सियासी पार्टियां कह दिया है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिनका कोई एक अगर आप देखें, इन्हीं सारी पार्टीज ने मिलके पंजाब के बाई इलेक्शंस लड़े, 19 में से 17 सीटें तहरीक इंसाफ जीती। इन्हीं सारी जमातों ने मिलके इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, 8 में से 7 सीटें जो है वो इमरान खान जीत गए। आपके तमाम इस वक्त पोल्स, तमाम जो चीजें हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि असल में सिर्फ तहरीक इंसाफ अवाम की नुमाइंदा पार्टी है। अवाम वर्सेस अशराफिया है, ये तो एक अशराफिया है, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि अपने सहारे पे खड़ा ही नहीं है, और आपको मालूम है कि अगर इनका सहारा छिन गया ये तो एक दिन भी नहीं रह सकता। ठीक है, मैं सवाल जो है वो मैंने आपके सामने रखा, सही या गलत समझना आपकी जवाबदीद है, लेकिन सवाल मेरा यही था कि 1 वर्सेस ऑल था। बहरहाल इस बहस में नहीं जाते अभी, क्योंकि ज़ाहिर है सवाल हर किसी के सामने रखो उसका एतराज़ होता है। लेकिन अब ज़रा मुझे ये बताएं कि आप ये कहते हैं कि अगर पीछे से सपोर्ट हट जाए, सो यू आर ऑल्सो सीकिंग फॉर दैट सपोर्ट। आप भी अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए यही बात कह रहे हैं कि अगर बात कर लें हमसे तो वो फोर्सेस बात कर लें जो मैटर करती हैं, तो वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आप उनसे बात जिनसे बात करना चाहते हैं। फिर जो ये फोर्सेस हैं इनसे आप किसी स्टेज, क्योंकि अभी जो सिविल सोसाइटी से इंटरेक्शन हुआ है, या जो खान साहब ने कुछ दिन पहले ट्वीट की थी, उसमें तो खान साहब तैयार थे, मैं सबसे बात करने को तैयार हूं। तो बस चूचू के मुरब्बे से आपको बात तो करनी पड़ेगी, आप चाहे कोई भी नाम दें, क्योंकि प्रोसेस फवाद साहब आगे नहीं बढ़ रहा। आप पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, वो भी स्टेटमेंट की तरफ ले गए। आदिल, आपने तो अपने सवाल के जवाब में जवाब तो दे दिया है ना। देखिए, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने तो, बल्कि मैंने तो ये जाती तौर पे समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट में मौजूदा ये जो चूचू का मुरब्बा है, इसमें और तरीके इंसाफ में, तीनों में बातचीत होनी चाहिए और तीनों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ
कि कोई इशू नहीं है कि अगर तीनों जो है वो बैठे और एक रूल ऑफ द गेम तय करे। 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 2 दिनों में 4 लोग जान से चले गए हैं, जिनमें एक खातून शामिल है कि आटा लेने के लिए भीड़ में लोग मर गए हैं। ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। IMF जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान एक डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर है। चैलेंजेस इतने बड़े हैं और जाहिर है कि बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक सबसे बड़ा ये है कि बातचीत शुरू कौन करेगा, बातचीत को कंक्लूड कौन करवाएगा। जो करवाते थे वो इंटरेस्टेड नहीं है, जिन्होंने करना है वो भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में इस वक्त लगे हुए ना। सियासी जमातों का फवाद साहब, आप खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं। गलत है, नहीं है सर, नहीं है तो बात तो गलत है ना। सारे सिस्टम में देखें, ये मुल्क है तो सबका स्टेक है ना। एस्टैब्लिशमेंट का स्टेक सबसे बड़ा है इस मुल्क में, हमारा अवाम का स्टेक जो है वो सबसे बड़ा है। सो ये तो नहीं हो सकता इंटरेस्टेड नहीं है, इससे क्या मतलब है? इसमें मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान को डूबता हुआ देखते जाए सारे? जी बिल्कुल। इस वक्त तो देखें ना फवाद साहब, यही नजारा है ना। अगर वो भी बात नहीं कर रहे और गवर्नमेंट देखें वो तो GITयां बना रहे हैं आपके ऊपर, आप उनको कह रहे हैं ये हमारे ऊपर एक्शन कर रहे हैं, हम इनसे बात कैसे करें। वो कहते हैं ये कानून को फॉलो नहीं कर रहे, हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने जाते हैं तो ये हमें रिएक्शन देते। तो लड़ाई तो बहरहाल है, कहने से तो मसला हल नहीं होगा ना, किसी ने तो बैठ के आइस ब्रेक करनी है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप जब ये कह रहे हैं कि हम संजीदा भी हैं, लेकिन खान साहब जब वॉइस ऑफ अमेरिका को या और चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, तो उसमें तो वो क्लियर कट एस्टैब्लिशमेंट और नाम ले रहे हैं जो है कि जी मेरी जो है वो मुराद ये है कि एक शख्स पूरा निज़ाम चला रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तरफ आप नाम भी लेते रहेंगे, दूसरी तरफ आप बात भी करना चाहेंगे, सुबह आप पैगाम भेजेंगे मुज़ाकरात का, शाम में आप नाम ले देंगे, तो फवाद साहब सीरियस डायलॉग आगे कैसे होगा, बढ़ेगा कैसे, कोई कैसे इनिशिएट करेगा सारे प्रोसेस? देखिए वो तो खान साहब ने कहा है ना कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अगर ताली आपने बजानी है, अगर आपने बातचीत करनी है, वो तो सिर्फ तरीके इंसाफ जो है उसको दीवार से लगाने से तो मकसद हल नहीं होगा। आपको इंक्लूसिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी और इंक्लूसिव थिंकिंग से ही बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। जो आपने कहा कि कौन करेगा, हमारे पास कल सिविल सोसाइटी के लोग आए थे, इम्तियाज आलम साहब आए थे, सुहेल बुराई साहब, मुजीबर रहमान शामी साहब, हुसैन नकी साहब, इसके साथ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग। हमने उन्हें कहा आप कराएं, हम तैयार हैं, आप बैठे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज बैठना चाहती हैं, हम ये तय करने के लिए कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं ऑन इलेक्शंस, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये जो आपने किया है वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सिविल सोसाइटी इनिशिएट कर भी सकती है क्योंकि उनके उस तरफ भी इन्फ्लुएंस है, इधर आपके पास भी आ गए, बात कर सकते हैं। जब आप ये बात कहते हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट तैयार हो जाए, आप भी तैयार हैं, तो कोई मिडिल वे निकल सकता है, इंतखाबात कोई जून जुलाई तक हो सकते हैं। देखिए आदिल, हमें डेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए ना, अगर आपने 90 दिनों से या 30 अप्रैल से अगर आगे जाना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। आर्टिकल 224 आपको अमेंड करना पड़ेगा आगे जाने के लिए, और आर्टिकल 224 की अमेंडमेंट के लिए जरूरी है कि कंसेंसस हो, और कंसेंसस हो तो भी आप आगे जा सकते हैं। तो कंसेंसस के लिए आपको बातचीत होना पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 30 अप्रैल से एक दिन भी आगे जाते हैं तो जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का और KP का और उनकी कैबिनेट, ये तो खत्म हो जाएगी। और अगर ये इनके बाद जाहिर है कि आर्टिकल 6 उनको हिट करता है, तो अगर उन्होंने अपने आप को भी बचाना है और हमने आइन को बचाना है, तो फिर हमें आर्टिकल 224, अगर इलेक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए 224 को अमेंड करना पड़ेगा, और जाहिर है उसके लिए बैठना पड़ेगा। और साथ बैठकर ये बात हो सकती है अगर बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। हाँ, हम भी नेशनल इलेक्शन चाहते हैं, हम मुल्क में एक कौमी इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जब 2 असम्बलियां हमने कुर्बान की और हमने ये अपनी हुकूमत हमने ख़त्म की, तो हमारी सोच यही थी कि आइन जो है उसको मलहूज रखेंगे और हम एक नुक्ते पे आ जाएंगे और नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन यूँ लगता है कि ये जो लोग हैं ये तो इक़्तिदार से चिमटा रहना चाहते हैं, और आइन कानून की उन्हें कोई परवाह नहीं है। जिस कदर जुल्म और जबर की कैफियत है, 2 दिनों में हमारे तकरीबन 700 से ज़्यादा कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। अभी सिर्फ मैं आपको पिछले 48 घंटे का बता रहा हूँ, इमरान खान के ऊपर 143 केसेस हैं। खुद हमारी सारी लीडरशिप के ऊपर जो है वो एंटी टेररिज्म के केसेस हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की इनका ख्याल है। और आप देखिए
इन तमाम के बावजूद, अब आप एक बड़े जय्यद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, 11 महीने पहले तहरीक इंसाफ ज्यादा मजबूत थी, आज ज्यादा मजबूत है और आज ज्यादा पॉपुलर है। आप जितनी सख्ती करते जाएंगे तहरीक इंसाफ का तो जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जाएगी। हमें उस और ये सख्तियां हमने सही हैं और भी सह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए फवाद साहब, देखिए आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप देखें पार्टी में वो इंसान नहीं है जो लोग ज़ाहिर है डायरेक्ट सीट्स पे आ जाते हैं या सेनेट में भी चले जाते हैं, जिनको पॉलिटिक्स की समझ तो होती है लेकिन उनके स्टेक्स बड़े नहीं होते। जब आप ये बात कर रहे हैं ना, और बड़े प्रैक्टिकल आदमी भी हैं मुझे पता है, मुझे ये बताएं जब आप ये बात कर रहे हैं कि और सख्तियां हम पे होती रहेंगी, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी, बेशक बढ़ती रहेगी, शायद इससे भी आगे निकल जाए, लेकिन अल्टीमेटली आप जानते हैं पावर गेन करने, पावर लेने के लिए, पावर ग्रैब करने के लिए पाकिस्तान में आपको कुछ लवाजमात हैं वो पूरे करने हैं। हमें उसकी तैयारी या उसका डिज़ाइन नहीं कहीं नज़र आ रहा, जो कि इट इज़ मोर अलार्मिंग बिकॉज किसी स्टेज पे तो कोई हमें आवाज़ सुनाई दे कि शायद 2 महीने बाद माहौल बन जाएगा। सो उसके लिए एक गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी वो गवर्नमेंट छोड़े। आपका स्टांस इतना हार्श होता जा रहा है कि आप भी वो रास्ता बंद करते जा रहे हैं कि जिसके जरिए आपको कुछ 2-2.5 महीने बाद होप नजर आ जाए कि कुछ बन सकता है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं इस वक्त, आइडियोलॉजिकली और बहुत ज्यादा प्रिंसिपल स्टांस की बात नहीं हो रही। आपको पता है रास्ता क्या है? नहीं, लेकिन अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में मैंने आपको कहा है कि बातचीत के अलावा रास्ता नहीं है और बातचीत ही होनी चाहिए। तो इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तहरीक इंसाफ की तरफ से हम और क्या दे सकते हैं? कल जब सिविल सोसाइटी वालों ने आके कहा कि आप एपीसी करनी चाहिए, हाँ, इमरान खान ने कहा बिल्कुल हमें एपीसी में आने को तैयार है, आप एपीसी करें। देखिए मसला ये हो रहा है इस वक्त जो एक ट्रेडिशनल 70 साल में एस्टैब्लिशमेंट के पास था, आप देखिए इस वक्त सख्ती से आप पॉलिटिक्स तो मैनेज कर लेंगे लेकिन आप इकोनॉमी तो मैनेज नहीं कर सकते। आप जितनी सख्ती कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी तो मेल्टडाउन में चली गई है, और अगर अगले 2 हफ्तों में ये IMF वाला नहीं होता तो इसका मतलब है सीधा सीधा आप डिफॉल्ट कर गए हैं। और आप देखिए कि हुकूमत, ये जो नून लीग की जो सियासत है स्पेशली, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो खुद को डिस्टेंस कर लिया है फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनसे, और सारा बोझ जो है वो नून लीग ने लिया। अब जरा नॉट एज अ PTI वर्कर लेकिन एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप मुझे बताइए कि इन्होंने किस कदर अहमकाना सियासत की है। जब जनरल बाजवा साहब हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि ये आप नो कॉन्फिडेंस मूव ये वापस लेते हैं, आप इलेक्शन करवा दें, और हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है इलेक्शन करवा दें। वो मौका था नून लीग के लिए कि वो इलेक्शंस में जाती, लेकिन वो नहीं गए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, और उन्होंने कहा हमने नहीं, हमने हुकूमत बनानी है। फिर आप देखिए IMF का सारा बोझ जो है वो नून लीग ने अपने कंधों पे ले लिया है, बजाय इसके कि वो ये करते हैं कि हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और सारी पार्टीज में ये बोझ तकसीम करें। अब तो देखें जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और जो अमूमी हालात हैं उनमें तो ये तो इनकी तो पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। अब आप देखें कि आपको हमजा शहबाज जो हैं वो मरियम नवाज से ज्यादा सीरियस पॉलिटिशियन लगते हैं। तो सर अगर आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अगर खुद को डिस्टेंस कर रही है कुछ मामलात से, जो कि हम भी रियलाइज कर रहे हैं क्योंकि 1-2 दिन से जब हम ये बात पूछते हैं कि PTI पे बैन अगर लगता है या लगाने की तैयारी होती है तो वो इसके फेवर में नहीं है पीपल्स पार्टी, और वो क्लियर कहते हैं कि जी ये कोई सियासत में अच्छा शुगन नहीं होता और ये इसको नहीं तस्लीम किया जा सकता, और हम अपने दोस्तों को भी समझाते। सो पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज कर लें, बाकी ये पॉलिटिकल नैरेटिव तो लगे रहते हैं आप लोगों के भी उनके भी, सो कोई उनके साथ रास्ता बनाने की कोशिश करें ताकि इलेक्शन की तरफ बढ़े ये मुल्क। नहीं देखिए, राब्ते तो हमें तो जो है वो राब्ते करने में तो हमें किसी जमात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं, राब्ता हमारा नहीं है, लेकिन हमारा राब्ता होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, हम ये कहते हैं कि जो आपके करप्शन के केसेस हैं उन पे हम बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे, और जो आपने जितना मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा आपने बाहर भेजा है उसका आपको हिसाब किताब देना होगा। हम उससे पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो कोर है वो इसके ऊपर हमारे साथ लोग इसलिए हैं कि हम एक इमरान खान का एंटी करप्शन का बहुत बड़ा नैरेटिव है और इसलिए लोग हमारे साथ हैं। सो हम वो अपने लोगों को डिश तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर वो लोग हटा देंगे तो बातचीत इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर, टाइम के ऊपर, चीज़ों के ऊपर बिल्कुल हो सकती है। सर अब वो भी ये कहते हैं कि जब हम बातचीत की तरफ इशारा करते हैं तो ये हमारे ऊपर बयानात देने लगते हैं, और अभी आपने इलेक्शन का हवाला दिया, 25 मई से पहले
आपको पता है तैयारी हो रही थी इंतखाबात कराने की, वो कहते हैं फिर आप लोगों ने जब डेट दी कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, चढ़ाई करेंगे, तो उन्होंने कहा अब तो हमारे लिए पॉलिटिकली मुमकिन ही नहीं रहा, आवाम में ये तासुर जाएगा कि हम पीटीआई के प्रेशर में इलेक्शन करा रहे हैं, तो वो फिर रुक गए। और ऑल्दो उन्हें डैमेज हुआ, ठीक ठाक नुकसान ही हुआ, उन्हें पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं हुआ उस फैसले का भी, इलेक्शन ना कराने का। आज उनके भी पल्ले कुछ नहीं रह गया। लेकिन बहरहाल वो भी सियासत में, अगेन मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि फिर कोई रास्ता डायलॉग से निकलना है, बयानात से नहीं निकलना। ज़रा मुझे ये बताइए, मोहम्मद खान भट्टी साहब की जो ऑडियो लीक हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, जो इमरान खान साहब को दिए गए रिलीफ से मुताल्लिक, ज़रा मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनाता हूँ, फिर इस पर जवाब लूँगा आपसे आफ्टर दिस ब्रेक। मोहम्मद खान भट्टी ने जो बात की है, लाहौर का बच्चा बच्चा, लाहौर हाई कोर्ट बार का एक एक फर्द जो है वो ये जानता है कि ये 100% दुरुस्त है। लोगों को ये हकीकत होती जो है वो रोज सामने नजर आती है। ये लोगों की राय बनाने और याददाश्त के ऊपर बड़े गहरे असर छोड़ती हैं, भले उसको आप कानूनी मुंशगाफियों के हिसाब से दुरुस्त जाने या ना। सर, खान साहब को जो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है और फिर जो ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं, फिर अब गवर्नमेंट ने भी उस पर बात करना शुरू कर दी। आज तो पार्लियामेंट में साकिब निसार साहब की तस्वीरें जो है वो लगाकर वहाँ सब बैठे हुए हैं और तनकीद कर रहे हैं। सो इस पे सवालात उठ रहे हैं, जो बयानात मोहम्मद खान भट्टी साहब का जो बयान सामने आ रहा है उस पर। देखिए आदिल, बड़ी सिंपल बात है, अगर आपको जो है वो पुलिस की कस्टडी में होंगे, आप मोहम्मद खान भट्टी से भी ज्यादा अजीबोगरीब बयान आपके आएंगे। मुझे तो हैरत है कि आप या कोई भी जो और सहाफ़ी है वो पुलिस हिरासत में दिए गए बयानात के ऊपर, राना सनाउल्लाह तो खैर उनमें अकल ही नहीं है, जितनी दफ़ा अपोजिशन में जितना सफ़र उन्होंने किया है, बड़े काम लोगों ने किया है, और आदमी सीखता है और उस तरह से उसको अकल होनी चाहिए कि जब मैं इक़्तिदार में हूँ तो मैं याद करूं कि मेरे साथ क्या हुआ था और उससे आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कोई भी जो अक्लमंद आदमी होगा वो पुलिस हिरासत में दिए गए बयानात को इस काबिल भी नहीं समझेगा कि उसके ऊपर सवाल भी करे। या बात भी आप अगर लीगल टर्म में, अगर साहब जो हैं उनको मैं हिरासत में लूं और उनको रात को लटका के, उल्टा लटका के मैं जो है वो तशद्दुद करूंगा या आपको स्ट्रिप करूंगा, तो फ्रैंकली आप कोई भी बयान देंगे, आपकी जरूरत थोड़ी है कि आप कोई और बयान। तो फवाद साहब, अगर आपको भी कोई ले गया और उल्टा लटका दिया तो आप भी बोलना शुरू कर देंगे? मुझे तो ले गए थे, मुझे तो ले गए थे। नहीं, वो तो जाहिर है हमने मजम्मत भी की थी, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ अगर उल्टा लटका दिया तो आप भी जो है वो फरफर इंसान है ना, इंसान है, तशद्दुद का सामना तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। मुझे जरा ये नहीं, देखिए मैंने उसका लीगल उसके एडमिसिबल होने की बात नहीं है, मैं बड़ा देखेंगे बड़ा इनह्यूमन सुन लो, मैं कह रहा हूं लीगल होने पे सवाल नहीं किया ना। नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूं, देखें मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, एक पूरी आपकी बात नहीं है, एक पूरा तबका है अब सहाफियों में पैदा हो गया अनफॉर्चुनेटली, जो मजे ले लेके बता रहा है कि जी वो उसने देखे ना उसको छितर पड़े हैं, तो यार ये कोई बात है करने वाली? जिसको भी छितर पड़ेंगे वो यही करेगा आगे, क्या करेगा? इंसान है, उस पर तशद्दुद होगा, वो क्या करेगा आगे से? ठीक है, मैंने आपसे कहा ना, मैं इसकी लीगल उसकी पोजीशन की बात नहीं कर रहा, ये एडमिसिबल है नहीं है वो एक अलग बहस है ना। मैं ये कह रहा हूँ नैरेटिव बिल्ड करने में तो आसानी हो रही है ना, कि जो ऑडियोज आ रही हैं, जो वीडियोज आ रही हैं, उससे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि शायद आप लोगों को सपोर्ट मिल रही है जुडिशरी में और आपको किसी भी केस में रिलीफ मिल जाता है। करने को कोई अक्लमंद आदमी जिसमें जरा भी अकल है वो ये नैरेटिव लेने को तैयार नहीं है। आप ऑडियो वीडियो जैसे आपने देखा होगा कि एक जो है वो जियो ग्रुप वालों ने जब साकिब निसार साहब की ऑडियो को एक इतना बड़ा करके पेश किया, बाद में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर तहकीक की तो ना सिर्फ कि वो जज को माफ़ी मांगनी पड़ी बल्कि जंग ग्रुप को माफ़ी मांगनी पड़ी। और ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अदरवाइज तो जो अपना मालिकान है उन्हें उसके बाद जेल में होना चाहिए था, लेकिन भारत इस मुल्क में नहीं हुआ। ये केस आप ठीक दुरुस्त इसको कोट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये फवाद साहब, हमें अब ये फैसला करना होगा कि हमने, मैं पॉलिटिशियंस की भी बात कर रहा हूँ, मीडिया की भी, या तो हमने ऑडियो वीडियोस किसी की भी नहीं मानने, और माननी है तो फिर सबकी माननी है। पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि हम ये कहें ये वाली ऑडियो ठीक है, ये वाली खराब है, ये वाली वीडियो ठीक है, ये वाली डॉक्टरेट है। तो या तो प्रिंसिपल स्टांस पॉलिटिशियंस को भी लेना पड़ेगा ना कि यार जो ऑडियो वीडियो आएगी वो सभी जो है वो फिर डॉक्टर्ड या फेक है। अगर हम पिक एंड चूज करेंगे तो फिर दूसरा भी उसको यूटिलाइज करेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ऑडियो वीडियोस की जो एडमिसिबिलिटी है उसके ऊपर एक पूरा कानून मौजूद है जिसे हम फेयर ट्रायल एक्ट कहते हैं। 2013 में ये मंजूर हुआ था
और उसके बाद जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक पूरी जजमेंट में तरीकाकार लिखा है कि ऑडियो वीडियोस को एडमिसिबिलिटी उनकी कैसे होगी। तो ये प्रिंसिपल्स लॉ में ले डाउन है और उसके मुताबिक जो है वो इसका फैसला होता है। राइट, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ज़लीलज़ाद अमेरिकन कांग्रेस से राब्ते, लॉबिंग की बात हो रही है, अमेरिका से ठंडी हवाएं चल रही हैं तहरीक इंसाफ के लिए, वो किस तरह देखते हैं? क्योंकि इकोनॉमी तक पे उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया है। फॉरेन ऑफिस ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, लेकिन पीटीआई इसको बहुत पॉजिटिवली देख रही है। कुछ और मामलात भी हम डिस्कस करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद उनसे मजीद बात होगी। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की है जिसमें उन्होंने ये बात की है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को कोई पनाह नहीं दे सकता, और रेफरेंस जो है वो ये मिल रहा है क्योंकि जब लाहौर में जो सामने आई कलदम जो है वो एक तंजीम के रहनुमा की, और फिर गवर्नमेंट ने इस पर पूरा केस बिल्ड किया है। तो ये मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों को भी कोई ऐसी खबर मिल रही है कि तहरीक इंसाफ को किसी बुनियाद पर बैन करने की भी बात हो रही है, पाबंदी लगाने की बात हो रही है, जिस तरह टीएलपी के ऊपर लगाई गई थी आर्जी तौर पर? देखिए, अगर आप ऐसी पार्टी को जिसको पाकिस्तान के 70% अवाम की हमायत हासिल है और वाहिद वफाकी जमात है जिसका लीडर वाहिद वफाकी एक रिप्रेजेंटेटिव है, इमरान खान इस वक्त इस्तारा है पाकिस्तान की अवाम की हकमियत आला का। और अगर आप उनको बैन करेंगे, तहरीक इंसाफ को बैन करेंगे, तो आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे होंगे? आप देखिए, इस वक्त एक सरासमीगी दौड़ गई है दुनिया में उन एक्सपर्ट्स में जो इस रीजन को समझते हैं, और इसीलिए आपने जो ज़ैलमे खलीलज़ाद हैं या जो उनके जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जो इस रीजन के ऊपर काम करते हैं, उनको वो एक सख्ते में चले गए हैं कि ये हुकूमत किस तरह सोच रही है। क्योंकि अगर ये करते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान विल डिसेंट इनटू क्योस। और इतनी बड़ा जो स्टेप है वो आप FATF को क्या पैगाम दे रहे हैं, आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये तो आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। जाहिर है कि ये जो कुछ वो कर रहे हैं या जिस तरीके से ये सोच रहे हैं, उसके नतीजे में तो एक बिल्कुल तबाही हो जाएगी। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जो ये सोच है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और जहाँ तक आपने वो बात की है तालिबान की, मुझे आप बताइए कि अगर सवात से या अफगानिस्तान से ये लोग चल के ज़मान पाक में पहुँच गए हैं तो ये किसका फेलियर है? अगर हम हुकूमत का बयानी ले लेते हैं तो ये लोग वहाँ से चले, यहाँ पे पहुँचे, हुकूमत को पता नहीं चला। दूसरी बात, ये अलग बात है कि मैं समझता हूँ ये दूसरा बहुत बड़ा बहरान है जो पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला ने और उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने और IG ने पैदा कर दिया, जिससे एक एथनिक स्ट्राइव पैदा कर दी। और ये इतना बड़ी पाकिस्तान इस वक्त एक भट्टी बना हुआ है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा इस वक्त अलाव जल रहा है कि कोई भी छोटा मोटा एथनिक, अगर मैं समझता हूँ कि शायद जो मोहसिन नकवी है या जो लोग हैं या IG है वो ये कहना नहीं चाह रहे होंगे, आई एम श्योर ये नहीं कहना चाह रहे होंगे, लेकिन देखिए हर पोजीशन की बात होती है और वो ट्रांसलेट होती है। अब उनकी अहमकाना, और ये जो शहबाज शरीफ ने बात की, इस इंतहाई अहमकाना अप्रोच की वजह से, या और फिर जो पुलिस ने यहाँ पे जिस तरह से पख्तूनों को अलहदा करके जो उनके साथ सलूक किया, एक इतना बड़ा एक प्रॉब्लम, लसानी प्रॉब्लम खड़ा हो गया है जो मुझे नहीं समझ आता कि इसके ऊपर इतना बेहतियाती आप कैसे कर सकते हैं। एक छोटी मोटी चिंगारी हो गई, ये पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि कोई इसको नहीं संभाल सकेगा। हमारे इदारों में कैपेसिटी नहीं है इस वक्त इस किस्म की फसाद। साहब, आप जो एथनिसिटी की बात कर रहे हैं, जिस प्रोफाइलिंग का आप हवाला दे रहे हैं, ये बात आपकी उसूली तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो साहब कलदम तंजीम के आपके वहाँ पर नज़र आए हैं ज़मान पार्क पर और बड़े एक्टिव नज़र आए हैं सारे प्रोसेस में, आप लोगों के ये क्या पार्टी के कोई मेंबर बन चुके हैं, कोई ताल्लुक है, या आप लोगों के इल्म में है कि ये वहाँ क्या कर रहे थे? मैंने तो जो देखा है, एक साहब जिनका नाम लिया गया, उनकी वीडियो आई है, उन्होंने कहा मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ, ना ही जो है वो मेरा कोई ताल्लुक है, और ना ही उन्होंने कहा मेरा तहरीक तालिबान से कोई ताल्लुक है। और वो अपने
सिर्फ ये है कि वो सवात का आदमी था, उसकी तस्वीर दे के इन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो तो कभी लाहौर ट्रैवल ही नहीं किया। सर बट सहाफ़ी केपी के जो हैं वो बता रहे हैं, इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड सारा इन चीज़ों का मौजूद है, जो लोग जानते हैं उनको ज़ाती तौर पे। तो देखें, ये तो फिर सवात के अगर कोई शख्स है जिसका उनसे है और वो यहाँ पे, लेकिन उन्होंने वीडियो पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, ना ही मेरा कोई तहरीक से ताल्लुक है। तो ये तो फिर अब वो जाने और वो जाने। देखिए, हम एक ऐसी मिलिटेंट पार्टी नहीं है और हमारे लोग सारी जो इस वक्त अगर इमरान खान के ऊपर कराची से लेके पेशावर तक, चागी से लेके लाहौर तक और गिलगित से लेके मुजफ्फराबाद तक, अगर कोई एक आदमी जिसकी आवाज को अपनी आवाज लोग समझते हैं वो इमरान खान है। सो इस तरह की डिवाइड का हमारे यहाँ तो कोई तस्वुर नहीं। चौधरी साहब, एक तो मुझे वैसे बात देनी पड़ेगी कि अमेरिका इस वक्त या अमेरिकन कांग्रेसमैन या ज़ल्मे खलीलज़ाद जो स्टांस ले रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, और आप लोग ज़ाहिर है वो आपके स्टांस को सपोर्ट कर रहा है, इलेक्शन से लेके इस सारे प्रोसेस तक, इमरान खान साहब या पार्टी को बैन करने से लेके हर चीज़ को। अगर ये किसी और के दौर में हुआ होता तो अभी तक आप लोग पूरा केस बिल्ड कर चुके होते। लेकिन कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि जो वो बात कर रहे हैं इस वक्त ज़ल्मे खलीलज़ाद, तो क्या हम ये तसव्वुर करें कि अमेरिका वाले मामले पे पीटीआई ने मैनेज कर लिया है कि अमेरिका की जो नाराज़गी आई थी कुछ अरसे के लिए वो ख़त्म कर दिया आप लोग? नहीं, ये देखो, ये मैं आपको सच्ची बात ये बताता हूँ कि ये जो लोग हैं जो इस वक्त हमायत में बोल रहे हैं, मतलब सेनेटर जैकी रोजन बोल रही हैं, कांग्रेसमैन लेमन बोल रहे हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इस रीजन को जानते हैं। ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तानियों से ताल्लुक है। ये वो लोग हैं जिनके साथ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहाँ पे जानते हैं, और जो एक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जो कम्युनिकेशन की है अपने कांग्रेसमैन के साथ, अपने सेनेटर्स के साथ, उसके नतीजे में ये जो लोग हैं उनको पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है उसका एहसास हुआ है और वो बात कर रहे हैं। और स्पेशली कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर, स्पेशली ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर इन लोगों का स्टांस है। सो जरूरी नहीं है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट क्या सोचती है वो अमेरिकन कांग्रेसमैन ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो हैं वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से बहुत क्लोज हैं और इस रीजन में वो बहुत अपना रोल प्ले कर चुके हैं अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह मैंने इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ऐसा नहीं सोच रही है। वन कैन नॉट रूल आउट। मैंने तो आपको पहले कहा है कि जो भी इस रीजन के एक्सपर्ट हैं उनमें एक सरासमीगी दौड़ गई है। तो आपकी लॉबी काम कर गई है, आपके लॉबिस्ट और लॉबी काम कर गई है। देखिए, लॉबियस्ट तो उस तरह से हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी जहां जहां पे आपको मालूम है ओवरसीज पाकिस्तानी का दिल पाकिस्तान इमरान खान के साथ धड़कता है, और जहां जहां ओवरसीज पाकिस्तानी मैटर करेंगे वहां पे डेफिनेटली हमारी लॉबी होगी। अनडाउटेडली ओवरसीज पाकिस्तानियों में जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सपोर्ट है आपकी पार्टी की, इमरान खान साहब की। अब मेरे सामने जो इस वक्त सिचुएशन है वो IMF की भी है। IMF फिर इनसे डिमांड कर रहा है कि जी आप इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट वहाँ पड़ा। अब थोड़ा डॉट्स अगर कनेक्ट करें तो वहाँ से अमेरिका से भी यही बयानात आ रहे हैं, इधर से IMF की तरफ से भी इन्हें और स्क्वीज किया जा रहा है, और गवर्नमेंट भी जो है वो ये कोई रास्ता ढूंढ रही होगी कि अगर बिल्कुल ही पैक हो गए तो चूंकि अब आपकी हिमायत अमेरिका से आ गई है तो कहीं आहिस्ता आहिस्ता वो भी जो है वो खिसकना शुरू ना हो जाए इस मामले पे। तो ये तो मुल्क के लिए डैमेजिंग ही है, क्योंकि अगर IMF का मुज़ाकरात वाला मामला और डिले होता है तो और मुश्किलात हमारे लिए होंगी। सो कलेक्टिव विजडम का कोई चांस है, क्योंकि कल आपके पावर में अगर आ जाए तो मुल्क तो बहुत बैठ चुका होगा फिर। हाँ ठीक, मुझे आदिल ये बताइए कि चले अमेरिका का तो आ गया, मुझे बताएं सऊदी अरब इस हुकूमत को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? मुझे बताइए UAE इस गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? कतर इस गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? यही ममालिक है ना जो हमारे हमेशा पीछे खड़े होते हैं, मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं और हम मुश्किल वक्त में इनकी तरफ देखते हैं। तो सवाल ये है कि ये ममालिक क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? मेरा ख्याल है कि वो जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, या वो स्टेबिलिटी, दो चीजें हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। या स्टेबिलिटी या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन तो क्लियर है ना, वो तो जाहिर है कि सपोर्ट करते हैं इस हुकूमत को। लेकिन आप खुद ही जरा पता कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया ने क्या कहा है इस हुकूमत को, और ये जो नैरेटिव था कि नहीं वो बड़े खराब, वो बड़े खिलाफ है इमरान खान के, तो आप जरा जब खुद अपनी तहकीक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सऊदी अरेबिया ने क्या कहा। आप लोगों की सऊदीया के साथ कोई एंगेजमेंट हुई है? सऊदीया से हमारी एंगेजमेंट रहती है। और
क्या मतलब सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, क्या चाहते हैं वहां से वो लोग? सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के दोस्त हैं। पाकिस्तान के अवाम जो सोचते हैं मोहम्मद बिन सलमान वही सोचते हैं। तो ये जो एक खबर चल रही थी और खान साहब ने भी वो मैसेज की बात की, या मैं राब्ते में हूँ, तो वो बराह रास्त खान साहब से राब्ते में? देखिए, मैं आपको तफसील तो नहीं बता सकता। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, तो सबसे पहला जो मैसेज है या सबसे पहला जो फ़ोन है वो सऊदी अरेबिया के जो सरबराह हैं उनका ही था। अमेरिका से भी राब्ता हुआ था? अमेरिका से राब्ता नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका भी उन मुल्कों में शामिल था जिन्होंने इसकी कंडेमिनेशन की थी। यूके ने भी कंडेमिनेशन की थी, और उसके बाद 3 ममालिक के सरबराहान जिन्होंने फौरी तौर पे इमरान खान से हॉस्पिटल में पहले दिन ही राब्ता किया था, उनमें बहरीन शामिल था, कतर शामिल था, UAE शामिल था। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। सूरत हाल इस वक्त यह है कि इस मुल्क में जिस ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है वो ग्रैंड डायलॉग नहीं हो रहा। हुकूमत कहती है तहरीक इंसाफ कोई बात सुनने समझने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ कहती है कि हुकूमत जो है वो अपनी ज़िद पर आ चुकी है, हालांकि मुल्क की मईशत का भट्टा बैठा हुआ है। और जो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन होता है, जो पॉलिटिकल डायलॉग से रास्ते निकलने होते हैं, जो सेंस प्रिवेल करना होता है, फ़िलहाल वो हमें होता दिखाई नहीं दे रहा। दोनों तरफ स्टेलमेट है, पोजिशनिंग की हुई है दोनों साइड्स ने, और मुल्क की मईशत जो है वो IMF के मुज़ाकरात कंप्लीट ना होने की वजह से किस स्टेज पे जाके खड़ी हुई है, ये हम सब देख रहे हैं। कौन पाकिस्तान के लिए वो कदम उठाएगा जिससे पाकिस्तान इस बहरान से निकल सके, ये इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि डायलॉग के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ा जाए। जो लड़ाई झगड़ा है वो किसी के भी फेवर में नहीं होगा, ये हम मुसलसल बार बार कह रहे हैं। इसका फ़ायदा सियासी कुव्वतों को नहीं होगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ISI के एक ब्रिगेडियर बरकी साहब शहीद हुए एक ऑपरेशन में गुज़िश्ता रोज़, और बलोचिस्तान की सूरत हाल वहाँ से जो डेवलपमेंट हुई है ज़रा उस पर कुछ बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी गुज़िश्ता रोज़ अंगूर अड्डा में शहीद हो गए। अफ़वाज पाकिस्तान के जवान पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, कुछ खुफिया और कुछ ज़ाहिरी तौर पर। अब ज़रा बलोचिस्तान की बात करते हैं, जहाँ पर कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का 44% है, लेकिन कौमी धारे से दूर महरूमी और पसमानदगी का शिकार है, जिसके कई सियासी, मुआशी और माशरती वजूहात हैं। लेकिन हाल ही में ये खित्ता पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की ग्रेट गेम का मरकज़ बना हुआ है। दुश्मन कुव्वतें दहशतगर्दी के जरिए बलोचिस्तान को लाकानूनियत की आमाजगाह बनाना चाहती हैं, जिसके लिए लसानी तकसीम और कबायली रिवायात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि बलोच मुआशरे में ख़वातीन को एक ख़ास मकाम हासिल है, उनकी सर्विलेंस को मायूब समझा जाता है, लेकिन दहशतगर्दों ने इस रिवाज का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ऐसी एक कहानी माहिल बलोच की है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलोचिस्तान और हसास इदारों को पिछले कुछ अरसे से इत्तलात मिल रही थी कि कलदम दहशतगर्द तंजीम अपने मज़मूम मकासद के लिए ख़वातीन और बच्चों को वरगला रही है। इस मकसद के लिए ना सिर्फ उनकी जहन साजी की जा रही थी, बल्कि मुआवनत और सहूलतकारी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इन इत्तलात की बुनियाद पर CTD ने मशकूक लोगों की निगरानी शुरू कर दी। इस हवाले से इंटेलिजेंस नेटवर्क ने कोयटा में एक ग्रोह की निशानदही की, जिसका ताल्लुक कलदम तंजीम BLF से था। इस ग्रोह का लीडर यूसुफ खान था, जो BLF के सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच का करीबी साथी था। फिर 17 फरवरी को CTD ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें माहिल बलोच को खुदकुश जैकेट के साथ गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश माहिल बलोच ने बताया कि वो ज़िला केच के गाँव गयाब में एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुई, जहाँ उसकी परवरिश रियासत मुखालिफ बयानिए के ज़ेर असर हुई। 2013 में उसकी शादी एक ऐसे ख़ानदान में हुई जिसके ताल्लुकात से थे। इसी साल जब माहिल के वालिदैन को उसके शौहर की अस्करी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के बारे में मालूम हुआ, तो उन्होंने उसे तलाक के लिए राज़ी करने की कोशिश भी की,
लेकिन हामला होने की वजह से वो ऐसा ना कर सकी। फिर कराची में रिहाइश के दौरान BLF के लोगों ने माहिल बलोच की जहनसाजी की। इब्तदाई तौर पर माहिल के ज़िम्मे ख़वातीन की जहनसाजी और मुख्तलिफ BLF की रैलियों में शिरकत करना था, जिसके बदले माली मुआवनत की जाती थी। माहिल बलोच ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ भी किया कि उसका ससुराल उसे बच्चों की वजह से ब्लैकमेल करता रहा। अगर कि उसने तंजीमी मामलात को किसी भी उसका जिक्र किया तो उसकी दोनों बेटियां उससे छीन ली जाएंगी। ये बयानात जो है वो उनकी जानिब से सामने आए। खुदकुश जैकेट के मुतालिक बताया कि BLF के कमांडर शरबत खान ने उसको गिरफ्तारी से तकरीबन 1 हफ्ता पहले ये जैकेट भिजवाई, जिसको उसने 1 हफ्ते तक अपने घर में छुपा रखा। शरबत खान ने उसको बताया था कि ये जैकेट कोयटा में किसी अहम हमले के लिए इस्तेमाल हुई है और गिरफ्तारी के वक्त ये जैकेट एक शख्स को देने के लिए वो घर से निकली थी, लेकिन बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़ा हमला होने से पहले ही नाकाम हो गया। किसी खातून का अस्करियत पसंदी में शामिल होना पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले शारी बलोच, करीमा बलोच और नायला कादरी के वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। बलोच माशरे में ख़वातीन को अस्करियत पसंदी के लिए इस्तेमाल करने के रुझान पर जो है वो ज़ाहिर एक बात होती आ रही थी, ये तस्करा होता आ रहा था, लेकिन अब देखना ये है कि इन मामलात की जब मुकम्मल तौर पर तहकीकात होगी तो कुछ और ऐसे शवाहिद भी सामने आएंगे जिसके नतीजे में बहुत सी सूरत हाल वाज़े हो सकती है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट वहाँ पर हुई। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़तरात का सामना है, पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दहशतगर्दी के जो मज़मूम मकासद हैं वो नाकाम हो। हम सबको ये दुआ करनी चाहिए। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल टर्मोइल का जो मसला है, अगर ये हल ना हुआ तो ये मसाइल और बढ़ते जाएंगे। तो इन मसाइल से निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा होशमंदी की ज़रूरत है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।